नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नया टॉपिक है राजस्थान की भाषा और साहित्य, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसको अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें। ये जो राजस्थान जीके हैं वो ऑल कंपटीशन, राजस्थान के जितने भी कंपटीशन हैं उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। अब हम क्लास शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है भाषा एवं साहित्य का। फर्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टॉड कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है? कर्नल जेम्स टॉड, जिसे घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है और राजस्थान इतिहास के जनक भी इनको कहा जाता है, और इन्होंने जब राजस्थान की यात्रा की थी तो इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। इसको किससे समर्पित किया है? तो ध्यान रखना, इनके गुरु थे यति ज्ञानचंद्र, इनको इन्होंने समर्पित किया है। तो ध्यान रखना है, कर्नल जेम्स टॉड ये इंग्लैंड के निवासी हैं और ये भारत में कब आए थे? ये भारत में आए थे 1800 ईस्वी में। कब आए थे? भारत में ये 1800 ईस्वी में आए थे और 1817 ईस्वी में वे कुछ रियासतें जैसे पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के पॉलिटिकल एजेंट बनकर उदयपुर में आए थे। कहाँ आए थे? उदयपुर के अंदर आए थे पॉलिटिकल एजेंट बनकर। तो अपने सेवा काल में उन्होंने विभिन्न रियासतों में घूम घूम कर इतिहास विषयक सामग्री एकत्रित की तथा इंग्लैंड जाकर एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक उन्होंने ग्रंथ लिखा था। कर्नल जेम्स टॉड ने पुस्तक में, जिसे द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया का नाम दिया है। 1829 में इस ग्रंथ का प्रथम भाग, जिसका नाम है राजपुताना की भौगोलिक स्थिति, यानी इनका जो प्रथम भाग था उसके अंदर क्या क्या वर्णन है? राजपुताना की भौगोलिक स्थिति का वर्णन है, राजपूतों की वंशावली का वर्णन है और मेवाड़ का जो इतिहास है वो लिपिबद्ध है। और इनका जो दूसरा भाग है वो 1832 में प्रकाशित हुआ था। इसके अंदर मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर और हाड़ौती राज्यों का इतिहास इसके अंदर प्रकाशित हुआ है। कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया है। तो ध्यान रखना, ये यति ज्ञानचंद्र है, ये कौन थे? ये कर्नल जेम्स टॉड के गुरु थे, इनको समर्पित किया है। इन्हें राजपुताने के प्रथम लेखक ही नहीं बल्कि राजस्थान इतिहास के प्रथम विशेषज्ञ भी कहा जाता है और प्रथम विदेशी इतिहासकार जिसने सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा है। तो ये पहले विदेशी इतिहासकार हैं जिसने सामंतवादी व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है। टॉड राजस्थान का प्रथम इतिहासकार था जिसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त राजस्थान का इतिहास भी लिखा है, इसलिए उसे ही सही मायने में राजस्थान के इतिहास का पिता या जनक कहा जाता है। ये था कर्नल जेम्स टॉड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टॉड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया था, ये अपने को बताना है। तो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में टॉड ने इसका दूसरा नाम क्या दिया है, जो कि अपन पहले क्वेश्चन की व्याख्या के अंदर पढ़ चुके हैं। तो इसका आंसर होगा द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये इन्होंने दूसरा नाम दिया था, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत ऑफ स्टेट्स। ये नाम अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी फ्यूडलिज्म व्यवस्था का वर्णन किया है, यानी जागीरदारी प्रथा का इसने वर्णन किया है। वह कौन सा इतिहासकार था? तो इसका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड है, इसने इसका वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात करते हैं। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी?
तो ध्यान रखना, आपके सामने 4 चौहान वंशज के शासक दिए हुए हैं। तो इसमें जो विग्रह राज था, विग्रह राज चतुर्थ, इसको कवि बांधव भी कहा जाता है, क्योंकि एक अच्छा शासक होने के साथ साथ एक कवि भी था। तो ध्यान रखना, विग्रह राज चतुर्थ को बिसल देव भी कहा जाता है, इसका अन्य नाम है बिसल देव। और इसका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था? इसका शासनकाल 1158 से लेकर 1163 तक इसका शासनकाल था। और 1158 में विग्रहराज चतुर्थ अजमेर का शासक बना था। इन्होंने दिल्ली के तोमर और दिल्ली में मुसलमानों को पराजित करके उन पर अधिकार किया था। तो ध्यान रखना, दिल्ली के जितने भी तोमर थे उन सबको इसने हराया था, और दिल्ली में मुसलमानों को भी इसने पराजित किया था। तो समकालीन लोग इन्हें कवि बांधव भी कहते हैं, कटिबंधु के नाम से भी इनको पुकारते हैं। इन्होंने मतलब संस्कृत भाषा के अंदर हरिकेली नामक नाटक लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट नाटक है ये, कई बार इसके ऊपर प्रश्न भी आया हुआ है। तो हरिकेली किस भाषा के अंदर लिखा गया है? संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। आगे है ललित विग्रहराज, एक ग्रंथ है ललित विग्रहराज। तो ललित विग्रहराज का लेखक कौन है, ये कई बार पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, इसका लेखक है सोमदेव। सोमदेव, इसको सोमेंद्र भी कहा जाता है, वो इनका दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैली कृष्ण रुक्मणी की ये किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का ग्रंथ है, ये अपने को बताना है। तो इम्पोर्टेंट नाम है, ये अपने को याद रखना है। वैली कृष्ण रुक्मणी ये किस भाषा का ग्रंथ है? तो ध्यान रखना, ये उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है, उत्तरी मारवाड़ी भाषा का ग्रंथ है। तो ध्यान रखना, वेली किशन रुक्मणी के बारे में देख लेते हैं। तो इसके जो रचनाकार है कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़। कौन थे? पृथ्वीराज राठौड़ थे। और इन्होंने ये ग्रंथ डिंगल शैली में लिखा है। किस में लिखा है? डिंगल शैली में लिखा है। लिखित उत्कृष्ट श्रृंगार काव्य है। कैसा काव्य है ये? वेली किशन रुक्मणी ये श्रृंगार काव्य है, जिसमें तत्कालीन रीति रिवाज और सभ्यता की अच्छी जानकारी अपने को मिलती है। वेली किशन रुक्मणी की ये डिंगल साहित्य के प्रसिद्ध छंद वेलियों गीत में लिखा हुआ है। और इसके अंदर टोटल 305 पद्यों का खंड काव्य है। यानी इसके अंदर टोटल कितने खंड काव्य हैं? 305 इसके अंदर खंड काव्य हैं। इसमें श्री कृष्ण और रुक्मणी की विवाह की कथा सविस्तार वर्णित की गई है। और दूसरा आधा एक महान कवि थे, इन्होंने इसको पांचवा वेद भी कहा है। तो ध्यान रखना, वेली किशन रुक्मणी को पांचवा वेद किसने कहा है? दूसरा आधा ने कहा है। और डिंगल मारवाड़ी बोली की ही एक साहित्यिक शैली है। डिंगल भाषा है ना, वो क्या है? मारवाड़ी शैली की ही एक साहित्यिक शैली है। डिंगल वस्तुतः अपभ्रंश शैली का ही उन्नत रूप है। यह राजस्थानी या मरु भाषा की एक विशिष्ट साहित्यिक भंगिमा शैली भी है। तो ये था वेली किशन रुक्मणी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसमें ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। बहुत महान ये शख्स है। तो ध्यान रखना, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। तो राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्णनात्मक दिग्दर्शन 1912 के अंदर सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था। कब किया था? 1912 के अंदर किया था। गियर्सन नामक विद्वान ने अपने ग्रंथ का नाम याद रखना है। इन्होंने ग्रंथ लिखा था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। नाम क्या है? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें 11 खंड हैं और 20 भाग है। कितने खंड है? 11 खंड हैं और इसके अंदर 20 भाग है। इसके अंदर इन्होंने वर्णन किया है। इन्होंने अपने इस ग्रंथ के 9वें खंड के दूसरे भाग में सर्वप्रथम राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया है। गियर्सन ने एक और ग्रंथ लिखा जिसका नाम याद रखना है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्थन इंडिया। ये भी इन्होंने ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं आगे। कौन सी बोली को राजस्थान की मानक बोली भी कहा जाता है?
चार ऑप्शन दिए हैं, मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती और मेवाड़ी। कौन सी भाषा को, कौन सी बोली को राजस्थान की मानक बोली भी कहा जाता है? तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा मारवाड़ी। मारवाड़ी को मानक बोली के रूप में भी जाना जाता है। तो बोलने वालों को और क्षेत्रफल की दृष्टि से मारवाड़ी भाषा का प्रथम स्थान है, यानी राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के अंदर भी मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। 17वीं शताब्दी में अबुल फजल के द्वारा रचित आईन अकबरी में भारत की प्रमुख भाषाओं में मारवाड़ी भाषा का भी उल्लेख किया गया है। यानी 17वीं शताब्दी के अंदर अबुल फजल ने एक रचना की थी, इनका एक ग्रंथ है आईन अकबरी। इसमें इन्होंने कहा है कि भारत की प्रमुख भाषा कौन सी है? मारवाड़ी भाषा का भी इन्होंने उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है? मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ पर दृष्टिगत होता है, यानी सबसे ज़्यादा मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? तो ध्यान रखना, जोधपुर के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, जोधपुर और उसके आसपास के समीपवर्ती क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा मारवाड़ी बोली जाती है। तो ध्यान रखना, यह बोली जोधपुर के अंदर बोली जाती है। इसके अलावा जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, सिरोही, शेखावती क्षेत्रों में भी ये प्रचलित है। इस भाषा की प्रमुख उपबोलियाँ कौन कौन सी, ये भी ध्यान रखना है। इसमें भी क्वेश्चन आ जाता है कि मारवाड़ी की कौन कौन सी उपबोलियाँ हैं या कौन सी नहीं है। तो ध्यान रखना, इसकी उपबोलियाँ हैं बीकानेरी, थाली, थाली भी एक भाषा का नाम है, नागौरी, शेखावती और गोडवाड़ी, ये सभी मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली है? राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप कौन सी बोली को माना जाता है? तो ध्यान रखना है, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप डिंगल भाषा को माना जाता है। किसको माना जाता है? डिंगल भाषा को माना जाता है। तो डिंगल मारवाड़ी बोली की ही एक साहित्यिक शैली है। डिंगल क्या है? मारवाड़ी बोली की ही एक साहित्यिक शैली है। डिंगल वस्तुतः अपभ्रंश शैली का ही उन्नत रूप है। कौन सी शैली का उन्नत रूप है? ये अपभ्रंश शैली का उन्नत रूप है। यह राजस्थानी या मरु भाषा की एक विशिष्ट साहित्यिक भंगिमा शैली है। पिंगल का वास्तविक अर्थ छंद शास्त्र होता है। पिंगल का वास्तविक अर्थ क्या होता है? पिंगल का वास्तविक अर्थ होता है छंद शास्त्र। ये अपने को याद रखना है। आगे, पिंगल एक मिश्रित भाषा है। पिंगल क्या है? पिंगल को एक मिश्रित भाषा है जो डिंगल से अलग है। पिंगल क्या है? एक मिश्रित भाषा है जो किससे अलग है? डिंगल से अलग मानी जाती है। तो डिंगल है। ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप किसे माना जाता है? डिंगल को माना जाता है। राजस्थानी भाषा का साहित्यिक रूप किसको माना जाता है? डिंगल को माना जाता है। ये डिंगल के बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठी और महेटा, राठी और महेटा ये किस बोली की उपबोलियां हैं? राठी और महेटा ये किस बोली की उपबोलियां हैं? तो ध्यान रखना, राठी और महेटा है, ये लगभग मेवाती क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। तो ये मेवाती बोली की ही उपबोलियां मानी जाती हैं। राठी और महेटा किसकी उपबोली है? ये मेवाती की उपबोलियां हैं। तो ध्यान रखना, मेवाती भाषा कहाँ बोली जाती है? मेवाती बोली अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों के अंदर प्रचलित है। चरणदास, चरणदास एक कवि हैं। चरणदास और उनकी दो शिष्याएं हैं जिनका नाम है दयाबाई और सहजोबाई। दयाबाई और सहजोबाई द्वारा लिखित साहित्य इसी बोली में है। इसकी प्रमुख उपबोलियां कौन कौन सी? ध्यान रखना, राठी और महेटा तो है ही, ये प्रश्न में दिया हुआ। इसके अलावा एक और उपबोली है जिसका नाम है कठेर। क्या नाम है? कठेर भी एक इसकी उपबोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की बोली, राजस्थान की राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानना है। मतलब किस बोली और क्षेत्र का अपने को गलत युग्म बताना है। कौन सा युग्म बताना है? गलत युग्म अपने को बताना है। तो टोंक के अंदर ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है, एकदम सही बात है। जयपुर वाले इलाके के आसपास में बोली जाती है, तो जयपुर के पास में टोंक आता है, तो ढूंढाड़ी यहाँ बोली जाती है। उसके बाद
बारह बारह हाड़ौती प्रदेश है तो हाड़ौती भाषा बोली जाती है। करौली मेवाती भाषा, अलवर करौली भरतपुर ये जो पास पास में यहाँ पे मेवाती भाषा बोलते हैं। पाली पाली के अंदर बागड़ी भाषा नहीं बोली जाती है। ये अपना ऑप्शन सही होगा, पाली के अंदर बागड़ी भाषा नहीं बोली जाती है, ये गलत युग्म है। तो ध्यान रखना है अपने को, बागड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है। बागड़ी भाषा सबसे ज़्यादा डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों का, ध्यान रखना अपने को, डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों का प्राचीन नाम वागड़ था, वागड़। अतः वहाँ बोली जाने वाली भाषा को वागड़ी भी कहते हैं या बागड़ी भी कहते हैं। और यह बोली राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में, मेवाड़ के दक्षिण भाग, दक्षिणी अरावली प्रदेश तथा मालवा की पहाड़ियों तक के क्षेत्र में बोली जाती है। यह भीलों में सबसे अधिक प्रचलित है। तो ध्यान रखना, भीलों के अंदर सबसे अधिक कौन सी भाषा प्रचलित है, बागड़ी भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अतः डॉक्टर गियर्सन ने इसे भीली या भीलों की बोली भी इसको कहा है। इस बोली पर गुजराती भाषा का सबसे ज़्यादा विशेष प्रभाव है। तो ध्यान रखना, प्रश्न बन सकता है कि किस भाषा के ऊपर गुजराती भाषा का प्रभाव है, तो बागड़ी भाषा का इसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा ये लगभग गुजरात के पास में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तोरावाटी क्या है, यानी तोरावाटी कौन सी भाषा से संबंधित है, ये अपने को बताना है। तो ध्यान रखना, तोरावाटी शेखावटी ये लगभग पास पास में ही है। तो तोरावाटी ये ढूंढाड़ी भाषा है, तोरावाटी को मतलब ढूंढाड़ी भाषा से संबंधित है। तो एक बात ध्यान रखना है, ढूंढाड़ी को झाड़ू शाही भी कहा जाता है। इस बोली का और क्या नाम है, झाड़ू शाही भी इसको कहा जाता है, ये हमें याद रखना है। और ये जो बोली है ये ज़्यादातर ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक आदि जिलों के अंदर ये बोली जाती है। और दादू पंत का अधिकांश साहित्य इसी बोली में लिखा गया है। दादू पंत का जो अधिकांश साहित्य है वो किस भाषा के अंदर लिखा गया है, ढूंढाड़ी भाषा के अंदर लिखा गया है। इस बोली की मुख्य पहचान सहायक क्रिया के रूप में छ का अधिक प्रयोग होता है, यानी इस भाषा के अंदर सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है, छ, सबसे ज़्यादा छ का प्रयोग इसके अंदर होता है। इसे जयपुरी, जाड़शाही और काई कुई बोली भी कहते हैं। ध्यान, इसको क्या कहते हैं, जयपुरी बोली कहते हैं, जाड़शाही कहते हैं और काई कुई भी इसको कहा जाता है। तोरावाटी, काठेड़ी, चौरासी, शाहपुरा के अंदर, नागरचोल, राजावाटी, किशनगढ़ी, जगरोती, अजमेरी, सिपाडी, हाड़ौती ये सभी ढूंढाड़ी की उपबोलियां मानी जाती हैं। और काई काई क्या है, काई है ना वो जयपुरी का अपना एक विशिष्ट सर्वनाम है। तो ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है काई काई क्या है, काई क्या है ये पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना, ये काई क्या होता है, ये काई ये जयपुरी का अपना विशिष्ट सर्वनाम है, इसका भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर वातारी फुलवारी ये कितने खंडों के अंदर लिखी गई है। तो राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर वातारी फुलवारी ये कितने खंडों में उपलब्ध है। ये रीट लेवल सेकंड में आया था 2012 के अंदर, लेकिन इस प्रश्न को डिलीट किया गया क्योंकि इसका सही आंसर 14 होना चाहिए, जो कि इस ऑप्शन के अंदर नहीं है। तो राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर वातारी फुलवारी ये कितने खंडों में उपलब्ध है, तो यह कितने खंडों में है, तो 14 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इस आंसर में स्टार लगा हुआ है। तो ध्यान रखना, वातारी फुलवारी ये किसने लिखी थी, विजय दान देथा, जो इस राजस्थानी भाषा के सबसे महान इतिहासकार माने जाते हैं। और इनका जन्म बोरुंदा जो कि जोधपुर के अंदर है, यानी जोधपुर के अंदर बोरुंदा के अंदर इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था, 1926 के अंदर हुआ था, ये भी अपने को याद रखना है। और ध्यान रखना, विजयदान देथा को बिज्जी, विजयदान देथा है ना वो बिज्जी नाम से ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, बिज्जी नाम से लोकप्रिय राजस्थानी भाषा के ये साहित्यकार हैं। और उनकी राजस्थानी में 14 खंडों में प्रकाशित, यानी वातारी फुलवारी कितने खंडों में विभाजित है, 14 खंडों के अंदर। कहानियों का बगीचा भी इसको कहा जाता है, वातारी फुलवारी को क्या कहते हैं, कहानियों का बगीचा भी कहते हैं। इसके 10वें खंड को केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भी
मिल चुका है। इन्हें 2002 में बिहारी पुरस्कार दिया गया है। 2011 में राव सिंह अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया गया है। 2007 में विजयदान देथा को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनके अलावा और कौन कौन से साहित्य हैं इनके, तो विजयदान देथा ने मारो बदलो, मारो बदलो, ध्यान रखना अर्थ का अनर्थ हो जाता कभी कभी, तो ये है माँ रो बदलो, ये भी इनके द्वारा रचित है, विजयदान देथा के द्वारा, माँ रो बदलो। और एक और है तीडोवार, तीडोवार, ये भी देथा के दो प्रमुख लोक उपन्यास है जिनमें लोक कथाओं को आधार बनाकर समाज व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य किया गया है। प्रिय मृणाल, ये भी इनके द्वारा लिखा गया, और भी कई है, प्रिय मृणाल, रोंख, उलझन, चौधराइन की चतुराई, चौधराइन की चतुराई, अनोखा पेड़, सपन प्रिया, बापू के तीन हथियारे, केंचुली, द डिलेमा, द डिलेमा, अलेखू हिटलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट साहित्य है ये, रचना है इनकी अलेखू हिटलर। इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनकी कृतियों पर दुविधा, ध्यान रखना दुविधा के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। दुविधा किसकी है, विजयदान देथा की है, 1973 के अंदर उन्होंने लिखा था। परिणति ये 1990 के अंदर लिखा था। एवं चरणदास चोर है, चरणदास चोर है, ये 1975 के अंदर लिखा था। पहेली, पहेली 2005 के अंदर लिखी थी, इनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। ये जो बताई था ना आपको, दुविधा, परिणति, चरणदास चोर, पहेली, इनके ऊपर फिल्में बनाई जा चुकी है। और इन्हें 2012 के अंदर प्रथम राजस्थान रत्न से भी नवाजा गया है। बिज्जी कोमल कोठारी के साथ रूपायन संस्थान के सह संस्थापक भी थे। तो ध्यान रखना, रूपायन संस्थान के संस्थापक कौन थे, कोमल कोठारी थे। इसके साथ साथ बिज्जी भी इनके सह संस्थापक थे। तो ये बात थी विजयदान देथा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विजयदान देथा का संबंध किससे है, तो विजयदान देथा का जो संबंध है ये किससे है, ये लोक साहित्य से। किससे है, विजयदान देथा का संबंध लोक साहित्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, तो ध्यान रखना पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है, जयानक भट्ट है। कौन है, जयानक भट्ट है। तो जयानक भट्ट के द्वारा संस्कृत में लिखित इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम, अजयराज, सोमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है एवं उनकी उपलब्धियों का भी वर्णन इसके अंदर किया गया है। इसमें अजमेर के विकास और परिवेश की प्रामाणिक जानकारी हमें मिलती है। तो ये था पृथ्वीराज विजय, जिसका लेखक जयानक भट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ के लेखक कौन थे, पृथ्वीराज रासो। तो देखो पृथ्वीराज रासो, ध्यान रखना इसके लेखक कौन है, चंद बरदाई है, जो कि पृथ्वीराज चौहान के परम मित्र भी थे। तो ध्यान रखना पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के द्वारा पृथ्वीराज के जीवन चरित्र का बहुविध छंद है, जो पिंगल भाषा के अंदर लिखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये किस भाषा के अंदर लिखा गया है, यह पिंगल भाषा के अंदर लिखा गया है। और यह हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य भी है, हिंदी का सबसे पहला महाकाव्य इसको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेली किशन रुक्मणी री और छंदराव जेतसिरो, इन दो डिंगल में लिखी पुस्तकों को संपादित करने और वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोत्री खिड़िया जग्गारी कहीं को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसको माना जाता है, प्रकाश में लाने का श्रेय किसे माना जाता है। तो ध्यान रखना इसको प्रकाश में लाने का श्रेय टेसीटोरी को माना जाता है। किसको माना जाता है, टेसीटोरी को माना जाता है। इनका पूरा नाम ध्यान रखना है, लुईज पियो टेसीटेरी हैं, लुईज पियो टेसीटेरी है, जिसको टेसीटोरी कहा जाता है। तो राजस्थानी साहित्य के अन्वेषकों में डॉक्टर टेसीटोरी का नाम आदर सम्मान से लिया जाता है। इटली में रहते हैं, ये इटली देश के निवासी हैं, ध्यान रखना है। इटली में रहते हुए बिना किसी व्याकरण और कोश की सहायता के हस्तलिखित ग्रंथों से
डॉक्टर टेसीटोरी ने प्राचीन राजस्थानी भाषा का अध्ययन किया। चारण साहित्य पर शोध करने के लिए भारत सरकार ने इन्हें भारत भी बुलाया था। भारत में आने पर वे अधिकांशतः राजस्थान में ही रहे थे और 6 वर्षों तक राजस्थानी साहित्य के शोध, संपादन और प्रकाशन कार्य में संलग्न रहे थे। तो 6 वर्षों तक ये राजस्थान के अंदर रहे थे और डिंगल में लिखित पुस्तकों में जैसे वेली किशन रुक्मणी और छंद राव जेतसिरो इसको संपादित करने तथा वचनिका राठौड़, रतन महेश, दासोत्री, खिड़िया, जग्गारी कहीं को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। सन 1920 में बीकानेर में उनका देहांत हो गया। 1920 में इनका देहांत हो गया था और उस समय वे मात्र 30 वर्ष के थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत कम उम्र के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। और डॉक्टर टेसीटोरी के ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का संपादन भी किया था और प्राचीन राजस्थान के व्याकरण पर प्रशंसनीय कार्य भी इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचलदास खिंचीरी वचनिका से कहाँ का इतिहास हमें प्राप्त होता है? तो अचलदास खिंचीरी वचनिका से हमें गागरोन के बारे में हमें वर्णन प्राप्त होता है, गागरोन के बारे में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। अब अचलदास खिंची के बारे में भी देख लेते हैं। शिवदास गार्डन नाम के एक महान कवि थे जो कि चारण जाति के थे। तो चारण जाति के इस लेखक ने अचलदास खिंचीरी वचनिका नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की इन्होंने रचना की थी। वीर रसात्मक इस चंपू काव्य में गागरोन गढ़ के खिंची, राव अचलदास और मांडू बादशाह होशंग शाह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, रीट 2022 के अंदर पूछा गया था एसएसटी के अंदर। तो अचलदास और मांडू बादशाह होशंग शाह के युद्ध 1423 का इन्होंने इसमें वर्णन किया है। इस प्रकार अपनी ये प्रश्नोत्तरी वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा होने के कारण इसको पार्ट 2 में डालेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे क्या होगा, जो भी न्यू अपडेट होगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।